आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ भारतीय निर्वाचन आयोग के तथाकथित चुनाव सुधारों को लेकर। ये तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकशायद निर्वाचन आयोग को ही लगता है कि ये सुधार किए जा रहे हैं, लेकिन ये सुधार नहीं है। हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को लगता है कि टीएन सेशन से पहले उन्हीं का नाम लिया जाए चुनाव सुधारों के लिए, इसलिए वो तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। एक कार्यक्रम किया, उन्होंने आयकर विभाग को पत्र लिखा कि जो छोटी पार्टियां हैं इन पे छापे डालो, ये बोगर डोनेशन ले रही हैं। दूसरा, उन्होंने सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं विधि मंत्रालय को पत्र लिख के कि ये जो छोटी पार्टियां हैं या बड़ी पार्टियां हैं, इनको नगद में दान नहीं मिलना चाहिए या कम से कम मिलना चाहिए। उसकी विस्तृत व्याख्या मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा। लेकिन ये दो सुधार ये इंगित करते हैं कि ये सुधार राजनीति से प्रेरित हैं। ये राजनीति से प्रेरित इसलिए हैं क्योंकि इसमें छोटी मछलियां तो फंसेंगी और बड़ी जाल लेके भाग जाएंगी। इसका मतलब ये है कि छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। अगर सत्ताधीश पार्टी, जो कि सबसे बड़ी पार्टी बोलती है अपने को, उसका किसी से मुकाबला होगा तो अन्य पार्टी से ही तो होगा, किसी कंपनी या ट्रस्ट से थोड़ी होगा। तो क्यों ना छोटी छोटी पार्टियों को किसी बहाने से खत्म कर दिया जाए। इसलिए ये सुधार करने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं सुधारों का यहाँ पे अंत नहीं होगा, ये तो शुरुआत है। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे जिससे राजनीतिक पार्टियां जो छोटी हैं, जो अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं, वो खत्म हो जाएं। इसलिए पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी इन तथाकथित सुधारों का विरोध करती है। नहीं तो विरोध के पीछे आपका तर्क क्या है? क्यों आप विरोध कर रहे हैं? क्या ये चंदे जो लिए जा रहे हैं वो सही तरीके से चंदे लिए जा रहे हैं छोटी पार्टियों के द्वारा? छोटी पार्टियां वर्ड ना इस्तेमाल किया जाए। जब कानून बनता है तो छोटे बड़े का पैरामीटर नहीं होता है। एक कानून बना जिसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट बोलते हैं। अंडर सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अनुसार पार्टियां रजिस्टर्ड होती हैं। उसमें छोटी पार्टी या बड़ी पार्टी का कोई पैरामीटर नहीं है। अगर कोई भी पार्टी उसके पैरामीटर्स को फॉलो करती है और वो पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड होती है तो उस पर जो है सारे नियम और कानून वही लागू होंगे जो किसी पार्टी पे लागू होते हैं। अगर उनको कोई सुधार करना है, कुछ करना है, तो एक्ट में सुधार करना पड़ेगा और ना कि छोटी या बड़ी पार्टी के नाम पे पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना पड़ेगा। इसलिए पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध कर रही है। नहीं, आपने चंदे की बात की जी, तो आप कह रहे हैं कि वो सही दिशा में, मतलब संपूर्ण रूप से वो ठीक नहीं है। लेकिन 20,000 रुपये जो चंदा पहले कोई भी कैश में दे जाता था, उसको घटा के यदि 2,000 रुपया कर दिया जाता है तो क्या आपको नहीं हमारी लगता? तो मांग ये है। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है जी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करने से जो ब्लैक मनी का समायोजन होता है चंदे के रूप में, उससे मुक्ति मिलेगी? देखिए, भारत का पूरा चुनाव सिस्टम ब्लैक मनी से ही लड़ा जाता है। और ब्लैक मनी से क्यों ना लड़ा जाए, मैं तो ये कहता हूँ। इस देश में हम अपने को कहते हैं तथाकथित रूप से कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन किसी को चुनाव लड़ने के लिए सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती है। किसी कानून के द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती, बल्कि उससे जमानत राशि जमा करवाई जाती है। अगर आप किसी व्यक्ति को ये कह देते हैं कि आपकी जो सीमा है वो 31.5 लाख रुपए एमएलए की और लगभग 77 लाख रुपए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, तो ये बताइए ये पैसा वो कहाँ से लाएगा? ये बात कहना बहुत अच्छी लगती है कि इससे ब्लैक मनी पे रोक लगेगी कि अगर 20,000 की सीमा को घटा के हम 2,000 रुपए करते हैं, तो अरे जिसको ब्लैक मनी करना है
जिसको ब्लैक मनी का इस्तेमाल करना है, जिस पार्टी को जो है ब्लैक मनी लेना है अपने यहाँ डोनेशन के रूप में, वो पहले 19,999 रुपए की रसीद काटती थी, अब 1,999 रुपए की रसीद काट देगी। इससे ब्लैक मनी पर रोक कहाँ लगी? ये तो इसी तरीके से है कि हमने उसको जो है कुछ हवाएं आनी थी, हमने उसको दरवाजा बंद कर दिया तो वो खिड़की से आ जाएंगी, खिड़की बंद कर दोगे तो रोशनदान से आ जाएंगी। अगर ब्लैक मनी का चलन भारतीय चुनाव में खत्म करना है तो 100% आपको ये सीमा खत्म करनी पड़ेगी। ये एक भी पैसा जो है आप कैश में नहीं ले सकते। अगर हम पेटीएम से 1 रुपए का भी पेमेंट कर सकते हैं, हम यूपीआई से 1 रुपए का भी पेमेंट कर सकते हैं, तो कैश का मतलब ही नहीं है। अगर वास्तव में सुधार करना चाहता है, जो कि सुधार का ढकोसला किया जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा, ये उसकी सीमा को 20,000 से घटा के 2,000 क्यों कर रहा है? इसको 100% खत्म ही कर दे। मतलब आप चाहते हैं कि बिल्कुल 100% खत्म कर दीजिए, क्या दिक्कत है? मतलब आपकी पार्टी इसके फेवर में है? हाँ, 100% खत्म कर दीजिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका कोई दूसरा तोड़ खोज लिया जाएगा? जैसे चुनावी बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रल बॉन्ड सरकार लेके आई है जी। तो उसके माध्यम से रास्ते खोज लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि किसने किसको क्या चंदा दिया। तो चुनावी बॉन्ड भी बेसिकली ब्लैक मनी को बढ़ावा देने का एक तरीका है। कहते हैं कि थान जाए तो जाए पर गज नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब बड़ी चीज चली जाए तो चली जाए, लेकिन छोटे नहीं होने चाहिए। चुनाव आयोग कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने 2,000 से ज्यादा का चंदा दिया, हमें उसका नाम बताओ, कौन है वो, उसने ये पैसा कहां से लाया। लेकिन चुनाव आयोग ये नहीं पूछता कि जो 2017 से इलेक्टोरल बॉन्ड लागू किया गया है, उसमें अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ का चंदा दे देता है तो हमें उसका नाम पता जानने का अधिकार नहीं है, हम उसको नहीं पकड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि वो चाहता है जिस तरीके से ये कुतर्क दिया गया था कि 1,000 की नोट बंद करने से ब्लैक मनी समाप्त हो जाएगी, तो 2,000 की आ गई। इसी तरीके से ये कुतर्क है कि 2,000 रुपए वाले जिसने चंदा दिया, अगर हम उसका आइडेंटिटी जानेंगे और 1 करोड़ वाले की नहीं जानेंगे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेसिकली धोखा देने का एक नया तरीका है, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड लोकतांत्रिक देशों में होना ही नहीं चाहिए। तो इस देश में 2700 से ज्यादा पार्टियां हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड वही पार्टी निकाल सकती है जिसका वोट परसेंट मिनिमम 1% हो। इसका मतलब है जिसका 1% नहीं है, जो उभरती हुई पार्टी है, नई पार्टी हो, तो बेचारी इलेक्ट्रोल बॉन्ड निकाल ही नहीं सकती। एक सामान्य जनता जो ठीक से चेक नहीं काट सकती, एक सामान्य जनता जिसको डीडी बनवाने के लिए 4 लोगों से पूछना पड़ता, आप किसी बैंक में जाइए, वो अगर किसी पार्टी से उसकी आइडियोलॉजी मिलती है, वो उसको अपने नेता को दान देना चाहती है, तो 100 रुपये देना चाहती है, 500 रुपये देना चाहती है, 1,000 देना चाहती है, तो आप मुझे बताइए वो केस में ना देके जाके इलेक्ट्रोल बॉन्ड कहाँ से खरीदे? एक ही बैंक को आपने अलाउ किया हुआ है। अरे भाई, जिस व्यक्ति को डोनेशन देना है वो थ्रू चेक दे देगा, डीडी दे देगा, एनईएफटी कर देगा, आरटीजीएस कर देगा, आईएमपीएस कर देगा, थ्रू बैंक को जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी तो आ ही रही है ना। तो इस केस के लिए ऐसा ढकोसला करने की जरूरत नहीं है। आखिर लोग जो है जो चंदा देते हैं, तो एक सवाल अक्सर उठता है कि ये चंदा जो लोग दे रहे हैं वो छोटी पार्टियों को चंदा क्यों देते हैं? देखिए, पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि छोटी पार्टी होती है और बड़ी पार्टी होती है। कोई पार्टी यहाँ पे छोटी हो सकती है, कोई पार्टी कहीं पर बड़ी हो सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है। किसी जमाने में वो भी छोटी रही होगी। छोटी चीजें ही बड़ी बनती हैं। जो सबसे बड़ी पार्टी थी आज वो छोटी बन गई। 125 साल पुराना कांग्रेस का इतिहास है, आज वो छोटी बन गई। तो छोटा बड़ा होना तो वक्त के साथ चलता है। बहुजन समाज पार्टी कभी देश की 3रे नंबर की पार्टी थी, आज उसके पास 1 विधायक है उत्तर प्रदेश में। तो छोटा बड़ा होना तो एक अलग का पैरामीटर है। उसका निर्धारण के लिए राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के पार्टी का एक अलग पैरामीटर है। ये थ्रू लॉ जो है डिसाइड नहीं किया जाता है। ये उन्होंने एक गाइडलाइंस बना रखी है कि अगर आपको 4% वोट और 4% सीटें आ जाती हैं तो आप राज्य स्तरीय पार्टी बन जाएंगे, और ऐसा 4 राज्यों में आ जाते हैं तो आप राष्ट्रीय स्तरीय बन जाते हैं। छोटी पार्टी या बड़ी पार्टी, नई पार्टी या पुरानी पार्टी या मझली पार्टी, इस टाइप का कोई वर्गीकरण नहीं है और ना होना चाहिए।
तो आखिर आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन क्या सोच रहा है? इलेक्शन कमीशन ये सोच रहा है कि सरकार द्वारा वो प्रेरित है और वो उसका ये कहना है कि हम जो चीज़ भाजपा के खतरा बन सकती है भविष्य में, हम उसको क्यों ना आज ही रास्ते से हटा दें। क्या संवैधानिक तौर पे ऐसा संभव है? संवैधानिक तौर पे ऐसा संभव नहीं है। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस तरीके से ये बनाया था संविधान, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट बनाया गया कि किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करने का तो अधिकार निर्वाचन आयोग को है, किंतु उसका रजिस्ट्रेशन हटाने का अधिकार नहीं है। अगर ये अधिकार निर्वाचन आयोग को दे दिया जाता तो कांग्रेस जो अभी तक जो है सबसे लंबे वक्त तक सत्ता में रही, वो अन्य पार्टियों को किसी न किसी बहाने उसका रजिस्ट्रेशन हटवा देती, अनरजिस्टर्ड करवा देती, और भारतीय जनता पार्टी अनरजिस्टर्ड नहीं करवा पा रही है, इसलिए तरह तरीके के वो आने ढूंढ रही है कि ताकि छोटी पार्टियां हमारे प्रतियोगिता में ना आए। देखिए, एक सवाल फिर यहाँ पे ये उठता है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे डलवाए हैं, कहना उचित होगा क्योंकि उनके लिखने के बाद ही छापे डले हैं। तो जहाँ तक जानकारी है कि छापे इसलिए डाले गए कि पूछा जाए कि आपने इस पार्टी को चंदा क्यों दिया, और आप जो पार्टी चंदा ले रही है उससे ये पूछा जाए कि आप किस तरह से आप चंदा ले लेते हैं। तो आपको क्या ये नहीं लगता कि बड़ी पार्टियों से ये सवाल क्यों नहीं पूछे गए, उनके ऊपर छापे क्यों नहीं डाले गए? आखिर उनको भी इस तो प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इनकम टैक्स की बात बताना चाहूँगा। भारत में जो पहला इनकम टैक्स लगा था वो 1858 में लगा था। लगाया क्यों गया था? क्योंकि जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें अंग्रेजों का बहुत नुकसान हुआ था। उस क्षतिपूर्ति के लिए भारतीयों पे आयकर लगाया गया। लेकिन उसकी सच्चाई ये है कि कोई भी युद्ध, कोई भी विद्रोह, कोई भी सत्ता परिवर्तन करने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। भारत में उस समय ऐसा कोई भी कानून नहीं था कि आप किसी के धन को छीन सकें। उसके धन को हम रेगुलर छीनते रहे, इसके लिए कानून आयकर का बनाया गया कि इतने प्रतिशत हमें रेगुलर चाहिए सरकार को, ताकि कोई विद्रोह ना हो पाए, कोई तख्ता पलट जैसी घटना ना हो पाए। आयकर ही एक ऐसा कानून है जिसमें अगर आप बगैर पूछे किसी के खिलाफ आप वारंट निकाल सकते हैं, सर्च वारंट निकाल सकते हैं, समन जारी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसका आर्थिक लाभ कम है और अपने विपक्षियों को निपटाने, परेशान करने, उन्हें दबाने, कुचलने का लाभ ज़्यादा है। इसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने भी किया था और इसका इस्तेमाल जो है कांग्रेस सरकार ने भी किया, और अब इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आयकर एक ऐसा कर है जो कहा जाता है कि गरीबों पे लगाया गया। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा है कि जब वो केंद्र में सत्ता में आएगी तो आयकर को समाप्त कर देगी। मुझे लगता है कि ये आयकर के छापे शायद इस एजेंडा को दबाने का या उससे कुंठित होकर ऐसा करने का प्रयास है। इसीलिए आयकर के छापे निर्वाचन आयोग ने सरकार के कहने पे डलवाए हैं। धन्यवाद।